Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush. आज के सेशन में हम आरआरबी जीके जो आपका बेसिकली टारगेटेड है एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम भी दोगे 2025 में या फिर आपका टीयर 2 वगैरह भी है, तब भी आप टीयर 2 के लिए तो खैर आपको अभी क्रक्स पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बट अगर आपका 2025 में एग्ज़ाम है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो, या फिर आपका रेलवे का आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इन सेशंस को रेफ़र कर सकते हो। बिकॉज टीयर 2 में आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम ज़्यादा दो और आउटपुट कम निकले, है ना। टीयर 2 के लिए आपको क्योंकि सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा, साथ में टाइपिंग भी है और प्लस में आपका ये जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ये भी कवर करने का है। तो टीयर 2 के लिए बेटर है कि अभी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। एक बार आपका एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिलहाल ये आपका टारगेटेड है फॉर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसके अलावा अगर आपका एएलपी टेक्नीशियन वगैरह का भी एग्ज़ाम है, उसमें पोर्शन तो काफ़ी कम आता है, बट स्टिल आपको अगर जीके वगैरह का इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो एग्जामिनेशन आपका 2021 में कंडक्ट हुआ था, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। और जो कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम रेलवे से रिलेटेड देख रहे हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे इसमें इंक्लूड करता रहूँगा, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कुछ सेशंस में आपको जो क्वेश्चन है वो मैं इजी लेवल के ही कराऊंगा, थोड़े से इजी, फिर उसको हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। इवन कोई लेक्चर भी होगा तो उसमें स्टार्टिंग के आपको 10-12 क्वेश्चन थोड़े से इजी लेवल के दिखेंगे। इजी लेवल इज समथिंग लाइक जिससे कि आप एक्वेंटेड हो जाओ इन चीज़ों से। कई बच्चे होंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम से थोड़ा छोड़ रखी होंगी चीज़ें, तो क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया सा हो जाएगा। इसके बाद हम बिल्कुल जो रैंडम रैंडम क्वेश्चंस आते हैं जीके के वो भी कवर करेंगे। अच्छा, एनटीपीसी में एक चीज़ और बेटर है कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसमें जीके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रैंडम आते हैं। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या कहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। बट एनटीपीसी का जो पेरीफेरी है वो थोड़ा सा कम है इन कंपैरेटिव टू सीजीएल, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है ये, हमें एटलीस्ट जो टॉपिक पता है उसमें अगर आप बेसिक बेसिक चीज़ें करके जाओगे, उसके अलावा थोड़ा सा मॉडरेट पेरीफेरी में जाके हम चीज़ों कवर कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। एंड ओके, ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उन वो मेरी मतलब जो मैं आपको बताऊंगा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बट क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आपको इंग्लिश में ही लिखे दिखेंगे। तो कोई कहीं पे अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको या तो कमेंट में ही दे दूंगा, या अगला वाला जो उसका सेशन होगा उसमें आपका डाउट कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेम गोज विद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कि आपको जो भी डाउट आता है कमेंट में डाल देना, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा या फिर कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा। नाउ, पहला क्वेश्चन है कि एज पर आर्टिकल 344(1) एंड 351 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपका 8वां शेड्यूल है, इसमें कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, सबको ही पता होगा भाई। 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं आपके 8th शेड्यूल में। अच्छा, 8th शेड्यूल कौन सा पार्ट, शेड्यूल तो हो गया आपका 8th लैंग्वेजेस का, ठीक है। पार्ट कौन सा होता है बताओ भाई। तो पार्ट होता है आपका 17th, याद रखिएगा, पार्ट है आपका 17th और शेड्यूल होता है 8th, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कौन से आर्टिकल से कितने नंबर आर्टिकल से कितने नंबर आर्टिकल की बात की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस को कवर किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन दोनों आर्टिकल से, बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जो आर्टिकल है ना, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्टिकल 344 की बात करें, बेसिकली 344(1) की बात करें, तो इसमें क्या है कि जो कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसके गठन की बात की गई है। तो याद रखिएगा, कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 344(1) में। इसके जो मेंबर्स होते हैं, अब याद रखिएगा, इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, इस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इन मेंबर्स में चेयरमैन कौन होता है इस कमीशन का, तो चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर, ठीक है। होम मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर, बेसिकली अगर हम यूनियन लेवल पे ही बात करेंगे भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं। गृह मंत्री जो है हमारे इस समय अमित शाह जी हैं, तो वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है जो आपसे आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं। आर्टिकल 351 भी याद रखिएगा। आर्टिकल 351 में बोला गया है कि जो हिंदी लैंग्वेज है,
इसमें स्ट्रेस दिया गया है कि हिंदी लैंग्वेज को हमें क्या करना है, एक जो भी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी तरह हमें इसको फैलाना है। तो जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, उसे हिंदी लैंग्वेज में प्रचार प्रसार करने की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो वो आर्टिकल नंबर 351 में की गई। अब यही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो आपको ये एक थोड़ी मोटी बातें याद रखनी है भाई। 8 शेड्यूल ये तो सबको पता होता ही है। इसके अलावा आपका हो गया भाई पार्ट कौन सा है, 17th पार्ट है आपका। 2-3 आपने ये आर्टिकल देख लिए, आपने ये देख लिया कमीशन के मेंबर चेयरमैन के बारे में। फिर आपको इससे रिलेटेड कौन-कौन सी लैंग्वेज होती हैं, कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेज हैं, कौन-कौन से अमेंडमेंट आए हैं। फिर इसमें ही एक पार्ट आता है क्लासिकल लैंग्वेजेस का। भई देखो पहले क्या होता था, क्लासिकल लैंग्वेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। बट फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2004 में डिसाइड किया, 2004 में, कि हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा भी देंगे कुछ लैंग्वेजेस को। उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन लेके आए। 2004 में ये डिसाइड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज देने का, और 2006 में फाइनली ये लोग जो है एक अपना कुछ कंडीशंस लेके आए। उन कंडीशन की भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या वो 2-3 कंडीशन हैं जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जो है उसका दर्जा दिलवा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनिशियली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितनी लैंग्वेजेस हुआ करती थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में, अरे यहाँ देखो 1950 में, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करती थी, तो 14 लैंग्वेजेस जो है हमारी रिकॉग्नाइज थी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें उन 14 लैंग्वेजेस के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका असमीज़ हो गया, ठीक है, ए फॉर असमीज़ हो गया, बी फॉर बंगाली हो गया, ठीक है। अब सी डी ई एफ नहीं होती है कोई भी लैंग्वेज। जी से आपको कोई लैंग्वेज आती है क्या? हाँ जी, गुजराती आती है, तो गुजराती लैंग्वेज भी आपका 1950 में थी। फिर आप आ जाओ जी एच के एच से क्या होता है भाई, हिंदी होता है। फिर आप आ जाओ जी एच आई जैसे कोई होती है क्या लैंग्वेज? कोई लैंग्वेज ही नहीं होती अभी हमारे नॉन में भाई। कश्मीरी फिर मैंने डाल दिया कैसे। फिर आप आ जाओगे कन्नड़ा पे, भाई कन्नड़ा जो है काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, और इसे स्टार्टिंग में ही आपका क्लासिक जो अपना ये ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था। फिर हम आते हैं केरला की तरफ, आ जाओ भाई। केरला से कौन सी लैंग्वेज निकल के आती है? मलयालम निकल के आती है। बिकॉज देखो यहाँ तक आप क्या गए, अल्फ़ाबेट से यहाँ तक गए, फिर आप यहाँ पे साउथ इंडिया में मूव कर गए, तो आपने कर्नाटक से कन्नड़ा को उठा लिया, केरला से मलयालम को उठा लिया। फिर आपने महाराष्ट्र क्यों छोड़ दिया भाई? महाराष्ट्र आपने देखा भाई एम वाला चल रहा है, तो मुझे मराठी भी याद आ गया। फिर मैंने कहा भाई महाराष्ट्र के थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो हमें उड़ीसा भी तो दिखेगा, तो उड़ीसा से ओडिया, ठीक है? ये देखिएगा अभी आपको इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात और करेंगे। स्टार्टिंग में क्या थी ये ओडिया, फिर आपका आ गया पंजाबी, इधर आपने पी से पंजाबी भी छोड़ दिया ऊपर, है ना? फिर हम आ गए यहाँ पे आपका ये संस्कृत। अच्छा, एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है यहाँ पे, हमने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा क्यों दिया? ये लैंग्वेज कर्नाटक में बोली जाती थी। कर्नाटक में एक जिला है शिवमोग्गा, ठीक है? शिवमोग्गा जिला है, वहाँ पे जो है संस्कृत बोली जाती थी। तो एक्चुअली में जो कर्नाटका है वहाँ पे बोले जाने के कारण ही इसको संस्कृत को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। बड़ी प्यारी चीज़ है। अब भाई हम नीचे चल रहे थे तो फिर ये आपका तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज मिल गई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपको तेलुगु लैंग्वेज मिल गई टी से ही, है ना? इसके बाद में अब आपका क्या रह गया? कितनी लैंग्वेज हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। भाई 13 लैंग्वेजेस हो गई हैं। तो आपकी एक और बच रही है, कौन सी लैंग्वेज बची है? उर्दू लैंग्वेज बची है। ठीक है, तो ये जो 14 लैंग्वेजेस थी ये इनिशियली, ये क्या है, इनिशियली आपका 1950 में हमारे 8th शेड्यूल में थी। बट क्या हुआ आगे, 8 लैंग्वेजेस को और यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है, और वो कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हमें देखो 8 लैंग्वेजेस को ऐड करने का है, और है ना, 8 लैंग्वेजेस ऐड की गई। ये आपका 4 फेजेस में, सॉरी 3 फेज में जो है आपका 3 ईयर्स में ऐड की गई, ऐसे याद रखिएगा इसको। क्या होता है हम लोग भूल जल्दी जाते हैं ना, तो इसको आपको ऐसा फेज वाइज याद रखना है। एक बार तो 1967 में की गई, दूसरी बार आपका आया 1992, तीसरी बार आपका आ गया 2003, ठीक है। अच्छा, मैंने तो जो अमेंडमेंट याद कर रखे हैं ना, वो मैंने गैप ईयर गैप करके याद कर रखे हैं ना, कि 1967 से कहानी शुरू हुई। और अब देखो जरा यहाँ पे ये 92 पे आप आ रहे हो, कितने साल बाद हो गया ये? लगभग 25 साल बाद आपका पहला आया, और दूसरा आ गया आपका कितने साल के बाद में? 11 साल के बाद में, ठीक है।
तो मैं थोड़ा-सा ऐसे एक ईयर का गैप मेरे माइंड में रहता है, तो मुझे याद होता है। अगर आप लोग भी चाहो ऐसे याद कर सकते हो। तो 1967 में भैया कौन-सा अमेंडमेंट आया? 21st अमेंडमेंट एक्ट आया। 1992 में आपका 71st अमेंडमेंट एक्ट आया और आपका 2003 में आया था 92nd। देखो अब ये बड़े आराम से याद होगा। 21 से 71, 71 से 92, ठीक है? अच्छा, अब 21st अमेंडमेंट एक्ट में कौन-सी लैंग्वेज आपकी ऐड की गई थी? तो भई स्टार्टिंग में सिंधी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की गई, ठीक है? और फिर 1992 का जो 71st अमेंडमेंट एक्ट था, यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। कितनी लैंग्वेज को? 3 लैंग्वेज को। वो 3 लैंग्वेज कौन-कौन सी हैं भई? ये हो गई आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी केएमएन, ठीक है? अब इसको आप एक वर्ड होता है उससे थोड़ा एसोसिएट करके याद कर सकते हो। खैर, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया और फिर आपका नेपाली हो गया, ठीक। 92nd अमेंडमेंट एक्ट पे आ गए। अब देखो 4 लैंग्वेज तो ये हो गई, यानी कि 92nd में 4 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई होंगी। भाई वो 4 लैंग्वेजेस कौन-कौन सी हैं? तो बीडीएमएस, ठीक है? तो यहाँ पे बी से हो गया बोडो और आपका डी से हो गया डोगरी, एम से आपका क्या हो गया? देखो मणिपुरी तो हम पहले ऐड कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे आ गए मैथिली पे, ठीक है? ये हो गई आपकी मैथिली और एस से हो गया संथाली, ठीक है? एस से हो गया संथाली। तो ये आपकी 4 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई। अब यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा कि क्या हुआ कि 2004 के बाद से डिसाइड किया गया कि हम क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड करेंगे और 2004 में सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज ऐड कर दी गई तमिल। तो अगर आज के टाइम में आपसे पूछी जाए ना कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं हमारे शेड्यूल 8th में, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। पहली तमिल जो कि 2004 में आई थी, ऐसा इधर से ही मैं एरो मार देता हूँ, ठीक है? दूसरी आपकी 2005 में ऐड की गई संस्कृत। संस्कृत भी क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की। अगर आपसे पूछा जाए कन्नड़ा है क्या? हाँ जी, कन्नड़ा भी हमारी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, 2008 में ऐड की गई। इसके बाद में आप आ जाओ 2008 में ही अपना तेलुगु पे, ठीक है? तेलुगु भी आपकी ऐड की गई 2008 में। फिर आपकी 2 लैंग्वेजेस कंटिन्यूअसली 2013 में और 2014 में ऐड की गई थी और 2013 में मलयालम की गई थी, मलयालम, और आपका 2014 में ऐड की गई थी ओडिया, ठीक? तो ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, ये आपकी ऐड की गई एज़ द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था ना कुछ कंडीशन थी इसकी। भाई क्लासिकल लैंग्वेज बनाने की कुछ कंडीशन भी तो होंगी। ऐसे ही थोड़ी कोई भी लैंग्वेज उठाए क्लासिकल लैंग्वेज इसको अब हम घोषित कर देंगे। इसकी क्या है प्रीरिक्विजिट कि 1500 से 2000 साल पहले का हमारे पास इसकी एक हिस्ट्री, यानी कि कुछ टेक्स्ट होने चाहिए, यानी कि कुछ लिखे हुए हमारे पास में टेक्स्ट होने चाहिए 1500 से 2000 साल पूर्व के। और जो इसका लिटरेरी ट्रेडिशन है, लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल, ठीक है? इसका मतलब आप समझ रहे हो? कुछ लैंग्वेजेस होती हैं ना जो किसी एक लैंग्वेज से ही कहीं न कहीं टूट के या समय-समय पे उसका यूज़ किया गया उसकी लोकल लैंग्वेज के रूप में, तो वो थोड़ी-सी उसकी मूल भाषा से डाइवर्ट, जैसे कि ये लेट्स से ये हिंदी लैंग्वेज है, अब आप देखोगे हिंदी लैंग्वेज में ही क्या होता है, कई सारी लैंग्वेजेस हिंदी लैंग्वेज से निकलती हैं। लोकल में बोला जा रहा है तो वो हिंदी से ही कहीं न कहीं डाइवर्टेड होती हैं, यानी कि उनका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल मूल नहीं है ना? तो लिटरेरी ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी अनदर स्पीच कम्युनिटी से बोरोड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल, ठीक? तो ये प्रीरिक्विजिट होता है टू डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज द एनी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक? अच्छा, अब एक लास्ट बात और मुझे बतानी है इसमें आपको कि ये जो हमने अभी तक अमेंडमेंट देखे, ये तो लैंग्वेज वाले हो गए कि भाई कोई न्यू लैंग्वेज ऐड की जा रही है। बट मैंने आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज पे डब्बा डलवाया था, है ना? ओडिया पे। तो क्या हुआ, ओडिया लैंग्वेज जो है पहले इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता था इसको, ओरिया, ठीक है? ओरिया इनिशियली जो है ऐड हुई थी ये एज द फॉर्म ऑफ ओरिया। बट फिर क्या हुआ, जब आपका 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे ये बता दो ये कौन से ईयर में आया होगा, ठीक? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, ओडिया नाम की जो लैंग्वेज थी इसका नाम कर दिया गया ओडिया, मतलब बेसिकली ओडिया लैंग्वेज को, ओडिया लैंग्वेज ही करेक्ट वर्ड है। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, ओडिया नाम हटा के ओडिया नाम यहाँ पे आर हटा के बेसिकली डी कर दिया गया। तो ये चीज़ भी कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। अब इन 10 मिनट में क्या हुआ कि आपका ये जो लैंग्वेज से रिलेटेड यानी कि आपका शेड्यूल नंबर 8 है ना, ये पूरा हो गया है कंप्लीट। इसको आपने आई होप कि पेन पेपर के यूज़ करके अपना एक जगह नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप इसे एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका लैंग्वेजेस का सारा जो झंझट है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गया, ठीक। अच्छा, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या पैनेशिया एडू जाके सर्च कर लेना। इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, है ना। जाके सर्च कर, जो भी है जैसे भी मिलेगा वहां से कर लेना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, किस यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर ने नौजवान भारत सभा की यहाँ पे फाउंडेशन की थी। तो इसकी स्थापना यहाँ पे अपने जो भगत सिंह हैं इनके द्वारा की गई थी 1926 में, याद रखिएगा। कई जगह ये आपको ना इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक दो बार जो है ये क्वेश्चन ऐसा यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया करके पूछा गया है, कई जगह नौजवान भारत सभा पूछा गया है, तो एक ही बात है ना। बेसिकली इसका नाम नौजवान भारत सभा ही था। तो 1926 में हमारे भगत सिंह जी ने जो है यहाँ पे इसकी नींव रखी। और इसे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, जो एचआरए था, एचआरए वाज हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, राइट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एक तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो एक इसका ही आप पार्ट मान सकते हो नौजवान भारत सभा को, एचआरए का ही एक पार्ट थी, ठीक है। अब और हाँ, इसके आगे एक बात और कि ये भी पूछा जाता है कि किस ईयर में जो है नौजवान भारत सभा को बैन कर दिया गया था। तो ये 1929 में इसको बैन कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो ये भी एक पॉइंट आया हुआ है एग्जाम में। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पे एचआरए की बात कर चुके हैं तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या कई बार आपको ये ऐसा आर्मी करके भी मिलेगा, है ना। या फिर आपको ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करके भी मिलेगा। तो ये सारे एक ही संगठन की हम बात कर रहे होते हैं जब भी हम ऐसे लिखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। तो एक ही संगठन की बात की जा रही होती है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ना ये ऐसे आते हैं नाम, उलट पुलट करके आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली में इसका जो संगठन हुआ था ये 1924 में हुआ था। और अगर हम इनके संस्थापकों की बात करें यानी कि इनके फाउंडर्स की बात करते हैं तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां हो गए अपने। इसके बाद सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ बख्शी। एंड फोर्थ हो गए अपने जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी। तो ये जो है बिल्कुल इनिशियल फाउंडर थे। बट आगे चल के इसका जो नेतृत्व है, एचआरए का नेतृत्व यहाँ पे मूल रूप से किया गया चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ना अगर आपको ये नाम नहीं दिखते हैं और चंद्रशेखर आजाद जी का नाम दिखता है तो आप क्या करोगे, चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ पे आंसर मार्क करके आ जाओगे। और कई बार यहाँ पे आपको भगत सिंह का नाम भी दिखेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला भाई, ये जो यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया है या नौजवान भारत सभा एनबीएस है, ये कहीं ना कहीं एक एचआरए का ही पार्ट था। तो भगत सिंह का नाम भी यहाँ पे एचआरए से एसोसिएटेड है, ठीक। ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, एक ऑप्शन में 3-4 नाम दिए जाते हैं, तो उसमें ऐसा लिख दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एचआरए। तो उसमें आपको एक नाम इनका दिख जाएगा बिस्मिल जी का, एक खां साहब का दिख जाएगा, एक बख्शी साहब का दिख जाएगा, और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जी का डाल देंगे, भगत सिंह का डाल देंगे, ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भगत सिंह इसका पार्ट नहीं थे, तो याद रखिएगा भगत सिंह जी इसके पार्ट थे, ठीक। अशफाक उल्ला खां कौन से यहाँ पे संगठन के फाउंडिंग मेंबर थे, एचआरए के, नॉट एनबीएस, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे ये बात चल ही गई है कि फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा फॉर्म की गई हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस
फॉर्म्ड बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कई सारे जो हमारे आंदोलनकारी थे वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना के जो है अपना फ्रीडम फाइटिंग में अपना हिस्सा भागीदारी किया करते थे। तो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर्स की, या जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सबसे पहले देखो तो 1836 की बात है, यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ था बंग भाषा प्रकाशिता प्रकाशिता सभा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक, फिर आपको दूसरा जो यहाँ पे एसोसिएशन है वो याद रखना है। एक तो आप इंडियन लीग याद कर लो, द इंडियन लीग, द इंडियन लीग। ये आपका रेलवे में कई बार पूछा गया है, 1875 में फॉर्म किया गया। फाउंडर थे इसके शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, राइट। फिर अगर हम थर्ड पे आ जाते हैं, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ठीक है, ये क्या है कि कई बच्चों को याद नहीं होता, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, सर्वेंट्स ऑफ गॉड को आप उर्दू में क्या बोलोगे? खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार। इनके जो फाउंडर थे बेसिकली वो थे अपने सैयद साहब थे। ठीक है, खुदाई खिदमतगार का सैयद साहब नहीं, ये थे खान गफ्फूर खान। ठीक है, खान गफ्फार खान। ठीक है, फिर आप आ जाओ, अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, सत्य शोधक समाज, बहुत बार पूछा गया है। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का फाउंडेशन किन्होंने किया था? तो ये थे ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है, अगर हम और आगे आ जाएं तो इसमें देखो सर्वेंट से ना दो चीज़ें याद रखना, एक तो सर्वेंट ऑफ ये गॉड है, खुदाई खिदमतगार, एक है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, क्या है भाई? फर्क है। तो दोनों के फाउंडिंग मेंबर्स भी अलग होंगे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो फाउंडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, अच्छा, अब और आगे आ जाओ आप इसमें। अच्छा, एक मूवमेंट्स भी इसी में करा दूं क्या? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए भूदान मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया, भूदान मूवमेंट, है ना, तो भूदान मूवमेंट याद रखिएगा आपके ज्योतिबा फूले साहब ने ही किया था, ज्योतिबा फूले। ठीक है, और नहीं नहीं नहीं, ज्योतिबा फूले ने नहीं किया था, ये आपके आ, विनोबा भावे जी ने किया था, है ना, विनोबा भावे। ठीक, फिर आपका आ जाते हैं, भूदान मूवमेंट हो गया, फिर एक मूवमेंट और था आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये भी रेलवे में एग्जाम में मैंने इनिशियल डेज में ये क्वेश्चंस देखे हैं, जब आपका 2014-15 में कोई रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये उल्टे सीधे वाले थोड़े जो मूवमेंट जो कि ज़्यादातर हमें नहीं देखने को नहीं मिलते हैं, वो पूछे गए थे। तो ये किया था ईवी रामास्वामी नाइकर, रामास्वामी नाइकर जी ने। ठीक है, अच्छा, उल्टे सीधे मूवमेंट बोले तो मूवमेंट तो सारे अच्छे ही थे, बट जो हमने ज़्यादा बुक्स में नहीं पढ़े होते हैं या थोड़े से रैंडम होते हैं, वो कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा जी, और फिर आपका और क्या याद रखोगे? होम रूल मूवमेंट, है ना, होम रूल मूवमेंट हो गया, होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी एंड एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी के बारे में दो तीन और फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हम बेसिकली आईएनसी में पढ़ेंगे वो चीज़ें, बट अगर आपको याद हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई थियोसोफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन किसने की थी?
थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन की थी आपके, ये दो लोग थे बेसिकली। एक तो थे ब्लावास्की, इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा, बट ये ही याद रखना है। वैसे भी आपको पूरा नाम याद करके क्या ही करना है। ऑप्शंस में देखोगे तो ब्लावास्की दिखेगा और ओलकोट दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप बाकी कुछ और बाकी तो नॉर्मल ही हैं, आपको याद ही होंगे। ब्राह्मो समाज है, ठीक है, ब्राह्मो समाज हो गए। फिर आपका प्रार्थना समाज हो गया, प्रार्थना समाज। और आपका 12वें नंबर पे कर लो आर्य समाज। ठीक, ये तीनों समाज की फॉर्मेशन, भाई ब्राह्मो समाज की फॉर्मेशन की थी राजा राम मोहन राय ने, राम मोहन रॉय ने। प्रार्थना समाज की फॉर्मेशन की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने, आत्माराम पांडुरंग जी ने। ठीक है, पांडुरंग। आर्य समाज की फॉर्मेशन की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक, तो ये कुछ हो गए आपके, कुछ मूवमेंट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी सभाएं हो गई, या फॉर्म ये आपके बेसिकली आईएनसी से पहले फॉर्म किए गए थे, ये मूवमेंट हो गए। तो आप इन्हें एक बार याद रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं आगे आने वाले टाइम में बताता जाऊंगा, बिकॉज अभी स्पेस भी खत्म हो गया है और हमें अगला क्वेश्चन भी करने का है। लो भाई, अगला क्वेश्चन यही आ गया। ब्राह्मो समा, या फिर जिसको ब्राह्मो समाज भी बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी सिटी में इसकी फॉर्मेशन की थी? बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली आपको राजा राममोहन रॉय से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म एसोसिएशंस दिखेंगे, उनकी फॉर्मेशन कलकत्ता में ही हुई है, ठीक है, कोलकाता में। और अगर आपसे डेट भी पूछ ले तो याद रख लेना भाई, 1828 ईयर में फॉर्म किया गया था। डेट पूछे तो 20 अगस्त, वैसे डेट वगैरह पूछता नहीं है, आप ये याद रखिएगा 1828 में ब्राह्मो समाज की फॉर्मेशन की गई थी। अच्छा, क्या सिर्फ राजा राम मोहन राय ने अकेले फॉर्मेशन की थी? तो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर तो राजा राम मोहन राय को ही बोलते हैं, बट इनके साथ कहीं कहीं आपको द्वारकानाथ टैगोर जी का नाम भी देखने को मिलेगा, द्वारकानाथ टैगोर। तो इसमें भी आपको ज़्यादा ऐसा अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उत्कल ब्राह्मो समाज की फॉर्मेशन किसने की थी? उत्कल ब्राह्मो समाज की फॉर्मेशन किसने की थी, कहाँ पे की थी? तो याद रखिएगा, उत्कल ब्राह्मो समाज की फॉर्मेशन हुई थी उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ हुई थी? उड़ीसा में। और इनके फाउंडर थे हरनाथ भट्टाचार्य, हरनाथ भट्टाचार्य। ये भी याद रखने वाली बात है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अभी। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज द रिवर लूनी ओरिजिनेट? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखो। अब सबसे पहले ना, यहाँ पे आपको, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो लूनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपको पता होगा। लूनी रिवर निकलती है अजमेर से, ठीक है, अजमेर से। अजमेर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में है। अब अजमेर से कौन सी हिल्स से निकलती है? तो अजमेर में जो आपकी नाग पहाड़ या नागा हिल्स भी बोलते हैं, वहां से जो है लूनी रिवर ओरिजिनेट होती है, नागा हिल्स से। और नागा हिल्स किस तरीके की हिल्स हैं? तो ये बेसिकली अरावली माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, अरावली माउंटेन रेंजेस का पार्ट है क्या? नागा हिल्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो अजमेर साइड आपकी माउंटेन रेंजेस है वो कौन सी हैं? अरावली माउंटेन रेंजेस है। अगर आपको बस इतना सा भी आइडिया हो गया था भाई अजमेर से निकलती है, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ से निकलेगी? अरावली माउंटेन रेंजेस से। अच्छा, ठीक है। अब जो लूनी रिवर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पे एंड होती है, तो ये एंड होती है रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक, अच्छा। अब अरावली रेंजेस की बात चली रही है, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज? हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, राइट। तो ये है आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली ये क्या है कि थोड़ा सा डिटेलिंग का पार्ट है। अगर हम माउंटेन रेंजेस वगैरह जब पढ़ेंगे, अगर स्टैटिक वाले पार्ट में पढ़ते हैं थ्योरी में, तो फिर आपको मैं इसको थोड़ा सा मैप में करके दिखाऊंगा, बिकॉज टाइम टेकिंग है। अगर आप इस पे ये हम मैपिंग में करेंगे तो
1 से 2 घंटे के आसपास जाएगा, है ना? तो वो हम एक सेपरेट लेक्चर में ही करके चलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, देखो एनटीपीसी में बेसिकली ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहाँ पे इन्होंने पहली बार किसी डे को डिक्लेयर किया गया। जैसे दिसंबर 2018 को जो है यूनाइटेड नेशंस ने 7 जून को कौन सा दिन डिक्लेयर किया है, जबकि एग्जामिनेशन 2021 में हुआ। तो करंट अफेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में ही यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किए हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो ये मैं आपको अभी करा देता हूँ। देखो, तो भाई स्टार्टिंग करते हैं आपका यहीं से कि जो 7 जून 2018 को डिक्लेयर किया गया, ये था आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तब से हम हर साल 17 जून को क्या मना रहे होते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मना रहे होते हैं। पहले तो हम इन चारों को ही कवर कर लेते हैं, है ना? तो सबसे पहली बात, आपका ये जो बी नंबर पे है वर्ल्ड ऑर्गेनिक फूड डे, ये कब मनाया जाता है? तो भैया ये कभी नहीं मनाया जाता, ये फर्जी डे आपको दे रखा है। अगर हम वर्ल्ड हेल्दी फूड डे की बात करें तो ये मनाया जाता है, ये आपका हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको अनाउंस किया गया था ईयर 1979 में, एज आई रिमेंबर। और इसे एफएओ ने, जो कि आपका एफएओ का फुल फॉर्म बताना जरा मुझे कमेंट करके, ठीक है? और एफएओ की फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई, एफएओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेड कौन है आज के टाइम पे, ये सारी बातें कमेंट करके बताना, बहुत पूछी जाती हैं रेलवेज में। अच्छा जी, और अब क्या बचा है, वर्ल्ड नो हंगर डे। क्या ऐसा कोई दिन होता है कि नहीं होता है? हाँ भाई देखो, ये भी फर्जी है, इसमें वर्ल्ड नो हंगर डे कुछ नहीं होता, वर्ल्ड हंगर डे होता है। तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है May 28 को हर साल, और ये इसके 2 साल पहले शुरू किया गया था 1977 में। तो अब एक काम करता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जितने भी यूनाइटेड नेशंस ने इम्पोर्टेंट डेज घोषित किए हैं ना, इम्पॉर्टेंट डेज, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, तो वहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। एक 10 से 15 मिनट की वीडियो बना के उसमें सारा कवर करा देता हूँ, कुछ ट्रिक वगैरह याद कराने की होगी तो वो भी इसमें ही इंक्लूड कर दूंगा, ठीक? बिकॉज अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे भी फोकस कर लेते हैं। ये क्या है, प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज ऑफ, लल्लू से क्वेश्चन है, बता दो फटाफट से कमेंट करके। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप कि मैंने आज जो आपको चीज़ें समझाई हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसका आंसर आपको ही कमेंट करना है, ठीक है? अगले वाले सेशन में देखेंगे इसका आंसर क्या है और इसके बारे में डिटेलिंग वगैरह। अच्छा, मेरे सेशंस जो है बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक दिन में 100 एमसीक्यू करा दूंगा। बट हाँ, अभी जितनी मैंने चीज़ें कराई हैं, या तो ये हो सकता है कि मैं उन सारी चीज़ों को उठा के उसके 50-60 एमसीक्यू बनाऊं और उसको फटाफट से इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा करा के चला जाऊं। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उसकी डिटेलिंग कराता हूँ, और वही आपको हेल्पफुल होगी। मैंने इससे पहले भी एनटीपीसी का सेशन लिया है, या फिर आपका सीजीएल का 2022 के लिए सेशन लिया था, है ना? 21 के लिए लिया था। तो उस टाइम पे हमने जो भी चीज़ें करी हैं ऐसे ही करी हैं। तो आपको क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट जो भी मिलेगा वो क्वालिटेटिव ही मिलेगा। तो आप इतना करके जाओगे, काफ़ी कुछ अभी जब आप धीरे धीरे करते जाओगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आपको कोई सजेशन देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड बहुत टाइम बाद क्लास ले रहा हूँ, तो इट इज़ माई पैशन टू टीच। एंड आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा इतने दिन बाद फाइनली कि भाई कुछ सेशन लेना जो है लिया है। तो डू कमेंट कैसा लगा। तो बस एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।